हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ गए सब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर आप बताइए, आप अभी एसी रूम में हैं या एसी भी? नहीं, एसी रूम में नहीं है भाई, बट आज अब मौसम ठीक है। आवाज क्लियर है ना तुम लोग को? यस सर। हम्म। हाँ सर। आवाज क्लियर होना चाहिए। तो चलो फिर, जो आना है वो आएंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यस सर। तो कौन कौन सा करना है देख लो, सबको क्लियर विजिबल है ना? सर क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखो किधर है। सबको अपना अपना देख लो। 42 ये वाला। यस सर। ओके, चलो कोई बात नहीं। Under the influence of a Coulombian field charge Q, a charge minus Q is moving around the elliptical orbit. Find out the correct statements. केपलर्स लॉ को याद करो, या फिर सिंपल केपलर्स लॉ को नहीं भी याद करोगे ना तो देखो, एलिप्स तो जानते ही हो ना, एलिप्स बोलो। यस सर। एलिप्स तो सबको को पता है। तो सपोज यही एलिप्स है। बोल रहा है कि यहाँ पे वन ऑफ द फोकस के पास एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज ले दू। दिख रहा है सबको? कोई चैट कर रहे हो क्या? सर मेरा ऑडियो अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? फिर से शिवानी, एक बार फिर से ये बाहर जाके और फिर से सर रिजॉइन। रिज्वाइन कर लो। प्लस क्यू, ए चार्ज माइनस क्यू इज मूविंग अराउंड इट एलिप्टिकल ऑर्बिट, फाइंड आउट द करेक्ट एंगुलर मोमेंटम ऑफ माइनस क्यू इज कांस्टेंट। तो देखो, माइनस क्यू मान लो कि यहाँ पे है या किसी भी पोजिशन पे है माइनस क्यू। अगर इस पोजिशन पे अगर है तो तुम्हारा अगर देखोगे तो कोलम्बियन फोर्स और अट्रैक्शन तो ऐसे ही लगेगा ना। मान लो अगर इस पोजिशन पे है तो कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही लगेगा। मान लो इस पोजिशन पे है तो कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी पोजिशन ऐसे ही लगेगा। चार चार्ज के बीच ही लगता है ना, along the line joining between them, along the line joining between them ऐसे ही लगेगा। तो फोर्सेस जो हैं, जो भी कोलम्बियन फोर्स है एफ, एफ एफ जो भी कोलम्बियन फोर्स है एफ, वो हमेशा इसी चार्ज से होके तो पास कर रहा है ना। बोलो। तो अगर और कोई फोर्स है क्या? और कोई तो फोर्स है नहीं। तो टॉर्क अबाउट ए देखोगे तो टॉर्क अबाउट ए, अगर कोई फोर्स उसी पॉइंट से ही पास कर रहा है तो टॉर्क अबाउट ए, और तो कोई फोर्स है नहीं, बस कोलम्बियन फोर्स ही है, और कोई फोर्स है नहीं। तो फोर्स जब इसी पॉइंट से हमेशा किसी भी पोजिशन पे है, हमेशा इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो टॉर्क अबाउट ओ जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। और किसी का भी अगर टॉर्क जीरो होता है किसी पॉइंट के अबाउट तो क्या पड़े हो? डी एल अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। तो टॉर्क अबाउट ए जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए क्या होगा? किसी का डिफरेंशिएशन अगर कांस्टेंट है तभी तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो यहाँ एल अबाउट ए कांस्टेंट है तभी तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। दिस इंप्लाइज, यहाँ लिख सकते हो कि एल अबाउट ए क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ मूविंग चार्ज माइनस क्यू अबाउट ए पॉइंट ए दैट विल कंजर्व। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ माइनस क्यू इज कांस्टेंट, तो ये सही है। फिर बोला हुआ लीनियर मोमेंटम ऑफ माइनस क्यू इज कांस्टेंट। अब अगर लीनियर मोमेंटम की बात करोगे तो फोर्स जानते हो क्या होता है? फोर्स एफ होता है डीपी बाई डी होता है। और फोर्स तो जीरो नहीं है ना, दैट विल नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज तुम्हारा पी भी क्या होने वाला है? कांस्टेंट नहीं होने वाला है। फोर्स तो लग रहा है माइनस क्यू पे, माइनस क्यू पे तो फोर्स है और फोर्स तो जीरो नहीं है। और फोर्स जीरो नहीं है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी तुम्हारा जीरो नहीं होगा। और किसी का डिफरेंशिएशन अगर जीरो नहीं है तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट फिर नहीं हो सकता है। तो सेकंड बोला लीनियर मोमेंटम ऑफ चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट, गलत हो गया। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी अगर जैसे एल अबाउट ए पॉइंट ए किया था हमने,
एल अबाउट पॉइंट ए क्या लिखोगे, आई अबाउट ए मल्टीप्लाई ओमेगा, दैट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, यही लिखोगे। बोलो। अब ये यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे जा रहा है, तो जो ये डिस्टेंस है आर वो तो चेंज हो रहा है, तो ये तो तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, आई कांस्टेंट नहीं है। दोनों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है और एक अगर वेरिएबल है, अगर ये वेरिएबल है आई, तो ओमेगा को भी क्या होना पड़ेगा, वेरिएबल होना पड़ेगा। ए मल्टीप्लाई बी and a multiply b is equal to constant. If a vary then b will also vary. तो ओमेगा तुम्हारा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट नहीं होगा। लीनियर स्पीड ऑफ चार्ज माइनस क्यू इज कांस्टेंट। जब तुम्हारा मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, मास मल्टीप्लाई वी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, और मास तो तुम्हारा कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी क्या होना पड़ेगा, तो बोल रहा है लीनियर स्पीड ऑफ माइनस क्यू इज कांस्टेंट, तो लीनियर स्पीड तो कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए पहला आंसर हो गया। सबको क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर टाउ 0 कैसे हुआ सर, वो समझ में नहीं आया। ये सब मतलब तो टॉट ये सब तो पढ़े हैं हम लोग। देखो ऐसे ही समझाया था मैं 11th में। अगर इस रॉड को यहाँ हिंज कर दिया, ऐसे हिंज कर दिया, अगर कोई फोर्स ऐसे लगाएगा तब तो टॉर्क आएगा। उसका टॉर्क क्या पढ़े थे, द कैपेबिलिटी ऑफ फोर्स टू चेंज रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी, किसी फोर्स का कैपेबिलिटी होता है। बट अगर कोई फोर्स ऐसे ही यहाँ हिंज है, यहाँ पे हिंज है और ऐसे ही फोर्स लग रहा है, फोर्स हिंज पॉइंट से पास कर रहा है, तो टॉर्क लगेगा क्या, नहीं लगेगा। टॉर्क के लिए क्या चाहिए, टॉर्क के लिए तुमको चाहिए आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई एफ। अब यहाँ पे आर परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, 0 है, वहीं से तो पास कर जा रहा है, तो टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया। बहुत सिल्ली सा पूछ रहे हो रौनक, क्लियर हुआ? यस सर। अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट के अबाउट ही पास हो रहा है, तो उस फोर्स का कैपेबिलिटी होगा रोटेशनल मोशन को चेंज करने का, नहीं होगा। समझे? यस सर। तो अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और एंगुलर मोमेंटम पहला बोल रहा है कि कांस्टेंट है, वो सही है। लीनियर वेलोसिटी फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो डीपी बाई डी तो नॉन जीरो होगा, और किसी का डिफरेंशिएशन नॉन जीरो है, इसका मतलब वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो सकता है। तो मोमेंटम बोल रहा है कांस्टेंट, तो वो रॉन्ग है। एंगुलर वेलोसिटी आई ओमेगा कांस्टेंट है और आई चेंज हो रहा है, तो ओमेगा को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। आई चेंज हो रहा है तो ओमेगा को भी चेंज होना पड़ेगा, और यहाँ बोल रहा है क्या, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, तो गलत हो गया। लीनियर स्पीड ऑफ माइनस क्यू इज कांस्टेंट, पी कांस्टेंट नहीं है और मास कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जब तक तुम्हारा चेंज नहीं करेगा, और ऐसे भी तो दिख रहा है ना, डायरेक्शन सी तो हमेशा चेंज हो रहा है। कोई बोलेगा स्पीड के लिए बात कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड वाइज भी देखो, मैग्नीट्यूड भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और ये सब केपलर्स लॉ में भी पढ़े थे, आर वी इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। अगर आर वेरिएबल है, आर अगर सबसे बड़ा होता था, पेरिहेलियन अपेहेलियन याद है, पेरी का मतलब क्लोज, अपे का मतलब दूर, अपेहेलियन पे सबसे जहां आर बड़ा होता था वहां का स्पीड सबसे छोटा होता था, याद आया ये सब, केपलर्स लॉ। यस सर। 13 हो गया सबसे, ये सब क्लास में किया हुआ है, यस सर। हो गया हाँ है? ये करा दिया आपने। अब ये किसका प्रॉब्लम था भाई? तो मेरा सर। नहीं नहीं, ये तुम्हारा नहीं, मतलब ये नंबर चला गया ना, ये नंबर नहीं दिख रहा है। ये किसका पार्ट है? सर 13 सर वो पहले वाला का पार्ट। इसी का पार्ट है। ये हुआ कि नहीं हुआ? ये सर हो गया। हाँ सर हो गया। ये हुआ है या किसी का डाउट है, जल्दी बताओ। तो बता दीजिए, नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, हाँ सर मेरा भी नहीं हुआ। पूछ लिया करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एट पोजिशन आर इज करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। ये तो क्लास में भी बताया था। अगर एक बड़ा सा चार्ज ले लो, एक ये ऐसे ले लिया हमने, आप स्फेयर समझोगे इसको, ठीक है, स्फेयर है, यहाँ पे एक कैविटी बना दो, इधर अंदर में तुम्हारा
प्लस रो है। अब यहाँ एक सेंटर है O, इसका रेडियस है R1, और दूसरा O से यहाँ पे P पॉइंट पे दूसरा सेंटर है। ठीक है, तो एक तो हो गया ये यहाँ पे ऐसे, इस पॉइंट पे बोल रहा है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एट ए पोजीशन R, और दिया हुआ है क्या कि OP, ये है तुम्हारा O और ये है तुम्हारा P, OP इज इक्वल टू A, OP का वैल्यू दिया हुआ है A। ठीक है, R1 रेडियस ऊपर मेंशन किया है, द डिस्ट्रीब्यूशन है स्फेरिकल कैविटी R2, P पॉइंट डिस्टेंस इतना, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी पोजीशन R इज, पोजीशन R तो कहाँ से लोगे, यहीं से लोगे ना, पोजीशन R, पोजीशन कहाँ से लिया जाता है, ओरिजिन से लिया जाता है, तो ये हो गया हमारा R पोजीशंस। तो ये पूरा चार्ज के रीजन से, पूरा चार्ज के रीजन से जो फील्ड आएगा प्लस है, तो अवे आएगा हाँ सर, हाँ सर। कितना, अगर इसका नाम हमने इधर में दे दिया E1, E1 दे दिया, तो E1 का वैल्यू कितना, रो टाइम्स R, R क्या हो गया, OP वेक्टर हो गया, रो R डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। 3 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर यहाँ से यहाँ इस पोजीशंस पे देखोगे तो माइनस चार्ज है, तो ये हो सर ये जाएगा। आपने कराया था ना? हाँ कराया था, बट पूछ रहे हो दोबारा तो मैं क्या करूँ, नहीं बोलो। नहीं, मुझे बस वो स्टेटमेंट वाला जानना था, ये तो वो समझ आ गया। रो टाइम्स R, R अब यहाँ क्या हो जाएगा, अब अगर ये पोजीशन वेक्टर है R और ये है तुम्हारा A, जो बोल रहा है R1 माइनस R2, तो मान लो कि ये पॉइंट हमने कोई सा भी पॉइंट ले लिया है जिसका नाम है, क्या नाम दे दे, A नाम दे देते हैं, तो E2 का वेक्टर हो जाएगा रो R, R की जगह क्या हो जाएगा, AP वेक्टर, रो R, ये क्या हो जाएगा, AP डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फील्ड क्या लिखोगे, E टोटल, E1 प्लस E2, इन्हीं दोनों का सम कर दोगे, तो E का वैल्यू आ गया तुम्हारा E1, A1 का वैल्यू देखो OP प्लस AP, OP ये वेक्टर हो गया और एक ये AP हो गया। अब इसको जरा R के टर्म में लिख दो, ये जो R टर्म है वो क्या है, AP प्लस PO, यही तो है R ना, हाँ ये जो वेक्टर R है वो AP प्लस PO है। माइनस था तो टुवार्ड्स कर दिया, ये भी सही है ना। अब दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो हमको P पॉइंट पे चाहिए था ना, तो E1 के लिए OP थोड़ी लिखोगे, E1 के लिए OA लिखोगे ना, यहाँ देख, E1 के लिए क्या लिखोगे, OA, यहाँ पे निकालना है ना हमको फील्ड, ये वाला मैंने गलत लिख दिया ना, हमको P पे पॉइंट पे थोड़ी फील्ड निकालना है, हमको कहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है, तो यहाँ पे ना आएगा E1, यहाँ आ गया E1 क्या आ गया, OA वेक्टर, E2 क्या आ गया, E2 आ गया। अब इसके कारण हम बस फाइंड कर रहे हैं तो AP वेक्टर, अब दोनों को सम कर दोगे तो OA प्लस AP, अगर कोई बोलेगा कि OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर तो ये क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा, तो ये आ गया रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स OP आ गया ये। तो ये क्या लिखाया था, ये थ्योरी में भी कराया था, ये क्या दिख रहा है, कांस्टेंट है, और हमने इसको ऐसे कराया था थ्योरी में कि जो इनसाइड कैविटी होता है ई टोटल, वो होता है रो डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट ए वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग C1 टू C2। C2। याद आया, तो ये भी तो हाँ वही सर। है, OP क्या है देखो, O और ये P, यही तो है C1 और ये है तुम्हारा C, सर ये हो गया था। समझे। तो इसी हाँ का सर। स्टेटमेंट में ये इधर में पूछ रहा है ना, E इज यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2 बट इट डायरेक्शन डिपेंड अपॉन R। R का मतलब है क्या, नहीं, R का मतलब हुआ, नहीं हुआ, नहीं नहीं सर, नहीं। हमारा यहाँ कैविटी है और ये है C1 और ये है अगर C2, तो R तो ये है ना पोजीशंस, ये है R, तो इसका फंक्शन है क्या, नहीं। फील्ड किसका आया है, E आया है रो डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट वेक्टर वाइज और वेक्टर C1 C2, यही तो आया है। तो कहीं पे भी R दिख रहा है क्या, इसके अंदर में कहीं पे भी रखो तो फील्ड हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, R से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये
E is uniform, its magnitude is independent of R2 but directions depend on R. नहीं, directions भी क्या है, constant है. E is uniform, its magnitude depend on R2 and direction. R1 R2 ये सब का function है क्या, नहीं. E is uniform, its magnitude is independent of A but its direction depend on A. अब A क्या था, E is uniform and both its magnitude and direction depend on A. A क्या था, एक बार जरा देख लो. ए था R2 माइनस R1. ए था क्या, R2 माइनस R1. तो यहां से यहां तुम्हारा क्या है, R2 है. यहां से यहां क्या है, R2. और यहां से यहां क्या है, R1 है ना. बोलो, तो R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, यहां से यहां हो जाएगा. ये है R1 और ये है R2. तो R1 माइनस R2 ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा और ये A दिया हुआ है. तो अगेन A का तो फंक्शन है नहीं. ए का फंक्शन आ रहा है क्या, नहीं. द इलेक्ट्रिक फील्ड. सर हाँ सर उल्टा बोल रहे हैं आप. ये R1 है, R1 माइनस R2 होगा. हाँ, तो बड़ा तो R1 ये लिखा ही है, यहाँ देखो. तो देखो सर R1 माइनस R2 तो सर दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है ना. नहीं, तो यहाँ देखो, मैं नया पेज ले लूं, देखो क्या है, डायग्राम देखोगे ना सही से. नया पेज ले लेता हूँ मैं, एक बड़ा सा देखो ऐसे दिख गया. इसका रेडियस क्या है, बड़े वाले का R1. और एक यहाँ टच करता हुआ है, देखो यहाँ पे टच करता हुआ है, और इसका रेडियस क्या है, R2. तो यहाँ से यहाँ भी, तो अब यहाँ से देखो, यहाँ हमारा ये C1 है और ये क्या है, C2. तो जो फील्ड है वो क्या है, जो फील्ड है वो है तुम्हारा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और वेक्टर लाइन ज्वाइनिंग C1 टू C2. यही है, बोलो. यस हाँ सर. सर। अब बोला हुआ है कि A जो है ना, गिवन है, A जो है वो R1 माइनस R2. तो जरा देखो यहाँ पे R1 क्या दिख रहा है तुम्हारा, यहाँ से यहाँ पे क्या डिस्टेंस दिख रहा है. अगर मैं बोलूं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो इसी का रेडियस है ना, ये क्या है, ये R1 है ना. लो, हाँ सर. हाँ और सर। अगर हम यहाँ से यहाँ बोले, नेक्स्ट अगर यहाँ से यहाँ बोले, तो यहाँ से यहाँ किसका रेडियस है, कैविटी वाले का रेडियस है. तो ये क्या है, R2. तो R1 में से R2 को अगर घटाते हो, यहाँ से यहाँ इतना, ये भी तो R2 है ना, बोलो. हाँ सर, हाँ सर। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है. तो R1 में से R2 को घटाते हो तो क्या मिल जाएगा, ये वाला नहीं मिलेगा. सेंटर R1 से सेंटर का डिस्टेंस। R2 को घटाते हो तो ये नहीं मिल जाएगा. और यही क्या है, C1 C2 है, और इसी का वैल्यू तो वो A दे रखा है. इसी यस का सर। वैल्यू क्या दे यस रखा सर. है, A. देखो क्वेश्चन देखा, हाँ सर. R1 माइनस R2 दैट विल बी इक्वल टू A. तो हमने उसी को A नाम दे दिया. तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करो, मैग्नीट्यूड की बात करो तो क्या आ रहा है, रो टाइम्स A डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट है यस सर। है ना. तो ये क्या है, कांस्टेंट है. तो अब वन बाई वन पढ़ो क्या क्या बोल रहा था. E is uniform, its magnitude is independent of R2 but its direction depend on R. R बोला था पोजीशन. R क्या बोला था, R बोल रहा था ना कि यहाँ से हम कोई सा भी पोजीशंस यहाँ पे हम चले गए, यही हमारा R है, यही हमारा वेक्टर R इनसाइड कैविटी में. तो इनसाइड कैविटी में कहीं पे भी जाओ, वो हमेशा तो यही फील्ड है ना, ये. हाँ सर। तो क्या वो R का फंक्शन है, नहीं है. नहीं है ये सर। बोल रहा है डिपेंड्स ऑन R, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, रॉन्ग. ढूंढना क्या था, करेक्ट. अब उसके बाद बोला E is uniform, its magnitude depend on R2 and R2 का मैग्नीट्यूड है क्या, and its direction depend on R. अगर मैग्नीट्यूड देखोगे तो R2 का आ रहा है, कैसे, क्योंकि वो A जो है ना तुम्हारा A, कहाँ लिखा था अभी देखो यार,
ए जो है तुम्हारा वो R1 माइनस R2 है, तो R2 अगर चेंज कर दोगे तो क्या ए नहीं चेंज हो जाएगा? बोलो। हो जाएगा सच में। हो जाएगा। तो बोला यहाँ पे ई इज यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन R2, तो यहां तक तो सही था, यहां तक ये गलत नहीं है, यहां तक तो सही है। लेकिन उसके बाद जरा देखो डायरेक्शन डिपेंड अपॉन आर, तो ये वाला जो पार्ट है ना ये गलत हो गया। डायरेक्शन आर का फंक्शन है क्या? नहीं। इसका फंक्शन है डायरेक्शन क्या? नहीं। डेट्स वाई ये नहीं। गलत हो गया। ई इज यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, तो सबसे पहले तो यही गलत हो गया। मैग्नीट्यूड क्या इंडिपेंडेंट ऑफ ए है? नहीं। यही तो है, रो ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड, है ना? देखो यहाँ लिखा है। तो ये क्या बोला कि इज यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ये तो गलत हो गया। बट डायरेक्शन डिपेंड ऑन, पहले तो मैग्नीट्यूड गलत बोल रहा है। इज यूनिफॉर्म बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड अपॉन ए, ये क्या हो गया? सही हो गया। ए का मैग्नीट्यूड भी फंक्शन है और ए का डायरेक्शन भी है, क्योंकि अगर ये डायरेक्शन चेंज कर दिए ना C1 C2, वही तो है ए, तो C1 C2 का अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? फोर्थ। समझे? बोलो। यस सर। सबको क्लियर है? हाँ सर। तो ये तो क्लास का किया हुआ था, उसी में थोड़ा सा तो तुमको समझना था बस, क्या बोल रहा है उसको आराम से हाँ समझ ये लो। हो गया था सर। चलो अब नेक्स्ट बोलते जाओ फिर सबको। ये सर कॉम्प्रिहेंशन टू। कॉम्प्रिहेंशन 2। थर्ड वाला सर। कॉम्प्रिहेंशन 2, चलो कॉम्प्रिहेंशन 2 कर लो। इसमें क्यों क्यों गलती कर लिए? सर सर गलती सेकंड नहीं वाला सर, पार्ट नहीं वो आ रहा है। सेकंड वाला समझ नहीं आ रहा है सर। फर्स्ट वाला हो गया? सर फर्स्ट, हाँ सर फर्स्ट और फर्स्ट थर्ड थर्ड वाला हो गया। आ रहा है। ओके। द चार्ज तीसरा इज वाला Gaussian sphere of the given 3 रीजन। सबसे पहला, अगर ए से भी छोटा हो जाएगा, ए जो है आर से भी अगर छोटा है, मतलब अंदर में अगर गॉसियन सरफेस बनाते हो तो उसके अंदर में कोई चार्ज है क्या? नहीं। तो नहीं सर। इसके लिए जो होगा वैल्यू, चार्ज का वैल्यू क्यू इनक्लोज, वो क्या है? 0। ऐसे ही दिख रहा है। क्लियर? यस सर, यस सर। और ये तो सबसे आसान है। 2r से बाहर, यही है 2r से बाहर आओगे तो इसके अंदर वही ना टोटल चार्ज क्यू है, तो ये तो क्यू रहेगा। हाँ तो पहला का 0 और लास्ट वाले का क्यू का एक ही ऑप्शन दिख रहा है, नहीं 2 ऑप्शन दिख रहा है ना? दिख रहा है यस 2 सर। ऑप्शन? बोलो। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। अब छाट भी नहीं सकते हो तो एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये भी डायमेंशन लेस है और ये भी डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस, छाट नहीं सकते हो तो एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। तो जैसे देख लो, यहाँ तक का हमने डिस्टेंस ले लिया, सपोज ये हमने आर ले लिया यहाँ से यहाँ तक का, और हमारा जो गॉसियन सरफेस है ना वो ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, और ये हमारा ए है। हम ये सेकंड के लिए मेनली काम कर रहे हैं। सर ये एक न्यू पेज में सर बना सकते हैं? तो क्यों? हाँ बोलो। ये अगर एक न्यू पेज में सर बनाए तो समझने में अरे आसान हो। सिंपल ही तो है, यहीं देखो ना, क्या दिख नहीं रहा है? स्क्रीन तो शेयर है, बड़ा कर लो, ऐसे नहीं सर, अच्छे से दिख रहा है। ऐसे कर लो, बड़ा से हाँ सर, बड़ा कर लिए। ये सर दिख रहा है। क्यू चार्ज जो है वो कितने वॉल्यूम में स्प्रेडेड है? 4/3 टाइम्स पाई 2r का क्यू एंड माइनस r का क्यू, इतने ही वॉल्यूम में है ना? बोलो। यस यस सर। सर। तो कितना वॉल्यूम हो गया? 4/3 टाइम्स पाई टू का पावर 3 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7r क्यू। मतलब क्यू चार्ज जो है वो इतने वॉल्यूम में स्प्रेडेड है। तो पर यूनिट में मालूम हो जाएगा तुमको कितना वॉल्यूम चाहिए, तुमको कितना वॉल्यूम, वो पर यूनिट वॉल्यूम में क्यू डिवाइड बाई ये वाला टर्म हो जाएगा। तुमको कितना वॉल्यूम चाहिए? तुमको चाहिए 4/3 पाई, और यहां तक का रेडियस क्या है? ए क्यू है, एंड माइनस कहाँ तक है? आर रेडियस तक है, तो आर का क्यू, इतना ही वॉल्यूम चाहिए। बोलो।
तो इतने दूर में जो चार्जेस है उसका मान लो कि स्मॉल क्यू चार्ज है, तो स्मॉल क्यू का वैल्यू जो है वो क्या निकल के आने वाला है, यहाँ देखो क्यू डिवाइड बाई ये 4/3 पाई, 4/3 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू डिवाइड बाई 7 r क्यू, और तुमको कितना चाहिए, ए क्यू माइनस आर क्यू, मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्मॉल क्यू का वैल्यू हो गया Q/7 बाहर कर लो, और ए क्यू डिवाइड बाई आर क्यू एंड माइनस R/Q/R/Q क्या हो गया 1। तो इतने रीजन में कितना चार्ज है, इतना चार्ज है, और इससे कौन सा दिख रहा है, तो फर्स्ट वाला दिख रहा है। तो ये सिंपल था, यूनिटरी मेथड जो 9th 10th में पढ़ते थे। ये क्लियर है सबको? सर एक सेकंड वेट कीजिए यस ना। सर। ये कितने लोग बना लिए थे, ये तो सिंपल है। यूज द गॉसला इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। अब चार्ज अगर मालूम ही हो गया है तब तो अंदर में हाँ सर हाँ बन सर गया, अब हाँ सर ये बना लिया अभी। ये क्या हो गया 0। अब ए सर आर 1 ए नंबर से होगा। 2 r के बीच में है, चार्ज अंदर मालूम ही हो गया। चार्ज अगर अंदर मालूम हो गया तो तुमको तो बस ई मल्टीप्लाई 4 पाई a² ए तो गॉसियन सरफेस है, सबका चार्ज इनक्लोज मालूम हो गया इसके पहले वाले में ही। तो जो फील्ड है वो क्या हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई 4 पाई ε0 a²। यही तो करना है। तो पहले का चार्ज 0 ये आ गया, दूसरे का चार्ज इनक्लोज क्या था, अभी निकाला था दूसरे का, देखो यहाँ पे Q/7, तो Q/7 में और 4 पाई ε0 a² से डिवाइड कर देना है, तो 7 4 से कितना आ जाएगा 28। तो एक ही यही तो ऑप्शन है दूसरे में, और तीसरे में तो पूरा चार्ज अंदर है ही, तो यही पहला आंसर हो गया। ये कुछ भी था इसमें? नहीं सर। ये सब ये पहला दूसरा नहीं बताते हो, ये आईटी का पूछा हुआ है बट ऐसे ही है, तुच्चा सा है। तीसरा है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज इक्वल टू E0 एक्साइड द फ्लक्स फील्ड थ्रू अ स्फीयर रेडियस r सेंटर्ड एट ओरिजिन। ये कितने लोग बनाए जल्दी बताओ, सर हो बन गया गया। था। क्या पर आंसर? यहाँ तक पहुंच सर नहीं पाए 0 सर। होगा। 0 होगा, क्यों 0 होगा? सर क्योंकि सर फ्लक्स बोला है ना, तो सर स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो सर क्यू इनक्लोज 0 होगा, तो सर फिर फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। बोला है क्या कि स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं है? कहाँ बोला हुआ है बताओ तो, किधर बोला हुआ है चार्ज नहीं है? मुझे तो किसी लाइन में नहीं दिख रहा है कि बोल दिया है कि चार्ज नहीं है। किसी लाइन में दिख रहा है क्या, बोलो। नहीं सर। तो किधर से आ गया, खिड़की की तरफ से जहाँ बैठते हो? या फिर जींस का जो वो फाड़ के रखे उधर से निकल के आ गया? कौन एक्सप्लेन करेगा इसको, जल्दी से बोलो, वो बताओ। अब यहाँ रिसर्च करना है तो यहाँ कोई रिसर्च नहीं करेगा। स्फीयर कंडक्टर है, इंसुलेटर है। क्यों 0 होगा, कौन बताएगा? सर फील्ड सर बाहर से आ रहा है सर, स्फीयर से सर इमर्ज नहीं कर रहा सर, बाहर से फील्ड आ रहा है, तो सर जितना फील्ड लाइन अंदर घुसेगा स्फीयर का, उतना ही फील्ड लाइन सर बाहर भी निकलेगा, इसलिए सर फ्लक्स 0 होगा। बोला सर सेंटर आप कहाँ है, बताओ। ओरिजिन पे है, यही बोला ना? हाँ सर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, ये है ओरिजिन। बोला फील्ड जो है एक्स टाइम्स आई है। अब एक्स पॉजिटिव रहेगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर यस यहां सर। से अगर देखोगे
ये फर्स्ट हाफ अगर मैं ये रीजन ले लूं, y का राइट साइड वाला एक रीजन लूं और y का लेफ्ट साइड वाला रीजन एक लूं, तो यहाँ पे सारा जो भी मैग्नीट्यूड है वो तो x के बढ़ने पे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बट फील्ड का डायरेक्शन हमेशा किधर है? फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इधर ही है। बोलो। हाँ सर, क्योंकि आई कैप फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इधर है। हाँ, अब जैसे जैसे x बढ़ाओगे, इधर जैसे जैसे बढ़ोगे, फील्ड का वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। लेकिन डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा? आई कैप में रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर सारा x क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। हाँ सर। और y का तो फंक्शन नहीं है, z का तो फंक्शन नहीं है, सिर्फ x का ही फंक्शन है। सिमिलरली अगर तुम नेगेटिव x एक्सिस के तरफ जाते हो यहां से इधर, तो इधर में फील्ड सब ऐसे ऐसे आएगा, आएगा। बोलो, बोलो। यस यस यस। तो इधर में तुम्हारा जो है हर एक एरिया, इधर में भी फील्ड क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। और इधर में भी फील्ड क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। तो एरिया से कैसा बना रहा है? एंगल, एक्यूट एंगल ही बना रहा है हमेशा। जीरो होगा? जीरो दिख गया क्या? बोलो तो। यस सर। कैसे जीरो दिखा? वाई एक्सिस से लेफ्ट में क्या हो गया? फील्ड नेगेटिव हो गया ना, इस डायरेक्शन में हो गया ना। और वाई एक्सिस से राइट में फील्ड क्या हो गया? एक्स एक्सिस की तरफ। कब कब टोटल फ्लक्स जीरो होता था? अंदर में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन तुम्हारा ऐसा 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 रहता था तब ना, तब ना बोलते थे कि फ्लक्स जीरो है। क्यों? क्योंकि जितना लाइंस इन कर रहा है उतना ही आउट कर रहा है। इधर में क्या हो रहा है? इन। और इधर में क्या हो रहा है? आउट, क्लोज सरफेस से। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सब यहाँ पे भी तो आउट ही हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? आउट ही हो रहा है। तो सब तो आउट ही हो रहा है, तो जीरो कैसे बोल रहे हो? बोलो। सर सर माइनस एक्स के दिख कैसे ई आउट हो रहा है सर, वो समझ में नहीं आ रहा सर। अब अगर कोई बोला तुमसे कि एक फोर्स है F, वो है x टाइम्स I, तो x जब पॉजिटिव होगा तो फोर्स x ग्रेटर देन जीरो, तो फोर्स भी क्या होगा? किधर डायरेक्शन होगा? बोलो। पॉजिटिव x एक्सिस में होगा। यस सर। और x जब नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये माइनस हो जाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा किधर हो जाएगा? नेगेटिव x एक्सिस में हो जाएगा। नेगेटिव है सर। तो वो तो यही बोला है ना कि बस जो E है वो तुम्हारा क्या है बोला है? E के बारे में बोला है, वो E नॉट टाइम्स x है, यही बोला। E इज इक्वल टू इन नॉट टाइम्स x टाइम्स वेक्टर I। तो ये तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट है वो, या जो भी है, जो भी होगा, प्लस या माइनस जो भी है, वो तो अपना वैल्यू नहीं चेंज कर रहा है। लेकिन ये x जो है वो तुम्हारा जीरो भी हो सकता है, इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और ये निगेटिव भी हो सकता है। अब इस वाले लाइन से राइट में आओगे तो हमेशा x क्या है? पॉजिटिव। और इस वाले लाइन से पीछे की तरफ आओगे तो x हमेशा क्या है? निगेटिव। तो x अगर निगेटिव हो जाएगा तो फील्ड का डायरेक्शन आई कैप में होगा और माइनस आई कैप में होगा। माइनस आई कैप। माइनस आई कैप में होगा तो फील्ड इसीलिए हमने किधर ले लिया? इधर ले लिया हमने फील्ड। समझे? बोलो। यस सर यस। यस हाँ सर। सर। हाँ यस इधर में सर। हमने किधर लिया? प्लस एक्स में लिया है, प्लस आई में लिया है फील्ड। तो लाइन सब क्या हो रहा है? निकल ही रहा है ना। यहाँ पे क्या होता हाँ था? सर हाँ सर। यहाँ पे जितना लाइन इन किया क्लोज सरफेस से, उतना ही लाइन क्या हो गया? आउट हो गया, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या फिर वेरिएबल हो, बट इन और आउट दोनों हमेशा क्या है? सेम है। इसलिए टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस केस में जीरो हो गया, टोटल फ्लक्स 5 जीरो हो गया। लेकिन यहाँ क्या सिर्फ इन जितना है उतना ही आउट है? नहीं, यहाँ तो सिर्फ आउट ही हो रहा है।
बोलो। हाँ सर। तो 0 होगा क्या? नहीं सर। 0 तो नहीं होगा। नो सर। तो क्या होगा? जल्दी सोच के बताओ। तो क्या होगा? सर सर एक सेकंड आर। वेट कीजिए। हाँ बोलो। सर आर होगा। R होगा? R किधर है? सर एक्स का वैल्यू आर होगा। X का वैल्यू R होगा? मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? सर ई नॉट एक्स है ना सर, उसका वैल्यू एक्स का वैल्यू आर होगा, ई नॉट एक्स का। X का वैल्यू R होगा? मतलब क्या बोल करना चाह रहे हो? हम समझ नहीं रहे। मतलब ये बोलना चाह रहे हो क्वेश्चन गलत लिख दिया, X का वैल्यू R होना चाहिए था? नहीं, एक्स आर होगा यही बोल रहा हूँ सर। X R होगा मतलब क्या? सर एक्स की जगह आर को पुट करेंगे। X की जगह R को पुट कर दे, मतलब E इक्वल टू ऐसा कर दे, A नॉट टाइम्स R, ऐसा पुट कर दे क्या? यस सर। ऐसा क्यों कर दे? ऐसा क्यों कर दे? अरे ऐसा क्यों कर दे, बोलोगे तब ना। और कोई बताओ जल्दी से। सर एक सेकंड वेट कीजिए। हाँ वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन समझ गए? अभी तक तुम लोग नहीं समझे हो? बोलो। सब हो गया, भाग गया सब? यस सर, क्वेश्चन का मतलब समझे नहीं। क्वेश्चन का मतलब समझ गए? क्वेश्चन बोला कि किसी कहीं पे स्पेस है, किसी भी स्पेस पे चार्ज वार्ज क्या है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, बट फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया कि फील्ड ऐसा है कि फील्ड ई नॉट टाइम्स एक्स है मैग्नीट्यूड वाइज, एक्स 0 है तो फील्ड भी 0 है, लेकिन एक्स जैसे ही थोड़ा बहुत भी है तो फील्ड भी आ गया, और एक्स अगर पॉजिटिव है तो फील्ड आई के डायरेक्शन में है, और एक्स अगर निगेटिव है तो फील्ड माइनस आई के डायरेक्शन में, ऐसा बोल दिया। अब बोले फील्ड का बिहेवियर तो ये है तुम्हारा, अब हमको फ्लक्स चाहिए जो आर रेडियस का है स्फेयर, उससे कितना फ्लक्स पास करेगा, और सेंटर कहाँ है उस स्फेयर का, ओरिजिन पे है, ये बोल दिया उसने। यही अगर स्फेयर कहीं इधर इधर ले लेता ना, इधर में स्फेयर ले लेता तो ऑब्वियसली बोल देते 0, क्यों? क्योंकि जितना लाइंस इन कर रहा है एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा ना सब, उतना ही लाइंस क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो नहीं हो। जितना लाइंस इन कर रहा है आउट कर रहा है, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। ये सब कर चुके थे जो ये हमने अभी जो किया, लेकिन बोल दिया कि जो स्फेयर है वो कहाँ है, उसका सेंटर ओरिजिन पे है। तो हाफ वाले एरिया में अगर देखोगे तो लाइंस आउट निकल रहा होगा राइट डायरेक्शंस में, और लेफ्ट वाले एरिया में देखोगे तो वहां से भी जो लाइंस है फील्ड है, और वो लेफ्ट की तरफ ही है तो वहां से भी आउट हो रहा होगा। तो यहाँ पे तो इन कहीं से हो ही नहीं रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो क्या 0 होगा फ्लक्स? बोलो। नहीं सर। सर क्या ऑप्शन वन होगा? कैसे बताओ जल्दी। 1 कैसे? तुक्का मार रहे हो क्या?
नहीं सर, गॉस लॉ। ए नॉट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैसे? अच्छा, सॉरी सर, सॉरी सर, मैं सरफेस एरिया। सर ये आप डिस्कस कर लीजिए इसको। चलो सर आप ही एक्सप्लेन हाँ कर देखो दीजिए। यहाँ पे आ जाओ वापस से गॉसला पे। इधर वाला मैं थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है ना? हाँ, हाँ सर, ठीक। हाँ सर। गॉसला को थोड़ा याद कर लो। इसको ऐसे ही मैं छोड़ देता हूँ जो मिटा है ना। गॉसला को याद करो। E dot ds over the closed Gaussian surface charge enclosed divided by epsilon naught। ये क्या होता है? फाई। ये है ना फ्लक्स हाँ सर। है, और चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। हाँ सर। चार्ज इनक्लोज को डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम लिख सकते हैं। हाँ। हाँ सर। लिख सकते हैं। हाँ सर। यस सर। और फ्लक्स को ई मल्टीप्लाई एरिया लिख सकते हैं। हाँ। बताइए, बोलो। हाँ सर। तो ई जो है वो डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई वॉल्यूम अपॉन एरिया, ये भी लिख सकते हैं। हाँ। बोलो। हाँ सर। और वॉल्यूम अपॉन एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ। हाँ। ई बाय लेंथ को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर। अब कुछ सोच के बताओ, अभी कुछ दिखाई दिया यहां से? यहां से कुछ दिखाई दिया? हाँ सर, बोलो, दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? एक सेकंड मतलब सर, अगर रो मल्टीप्लाइड बाय सरफेस एरिया अगर करें तो लैम्डा। ये दिखाई दिया? हाँ। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करते हो या फिर चार्ज डेंसिटी चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके फॉर्म में हो सकता है? डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई और डी बाई डी जेड। ऐसा ऐसा हो सकता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आई लगा दो, यहाँ जे लगा दो और यहाँ के लगा दो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का तुमको कभी भी रिलेशंस मिले तो वहां से चार्ज डेंसिटी का वैल्यू तुम फाइंड आउट कर सकते हो। ये रिलेशंस याद रखना कि जो चार्ज डेंसिटी होता है, मैं यहाँ पे अच्छे से उसको लिख देता हूँ। जो चार्ज डेंसिटी होता है वो गॉसला से ऐसे भी फाइंड होता है कि अगर ये क्या मैग्नीट्यूड है तो मॉडुलस लगा दो। मॉडुलस ऑफ फील्ड जो है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो डीई बाई डी एक्स, एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो आई कैप। डीई बाई डी वाई, वाई के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो जे कैप। और डीई बाई डी जेड, के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो। दिख रहा है या छुप गया? ये सर दिख रहा है। दिख रहा है। तो ये जो वैल्यू है ना तुम्हारा, वो चार्ज डेंसिटी दे देगा। ये हमेशा याद रखना, और जब तक ये नहीं जानोगे ना तो ये फिर बनेगा ही नहीं तुमसे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना, बोलो।
दिया हुआ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ हाँ सर। यहाँ पे ई जे वाला कंपोनेंट ही नहीं है, के वाला कंपोनेंट ही नहीं है, तो जो डेंसिटी है वो तो सिर्फ एक्स का ही फंक्शन हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे, ई नॉट टाइम्स एक्स, यही लिखोगे ना, हाँ ये दिया हुआ है। हाँ सर। एक्स का एक्स के टर्म में डिफरेंशिएशन क्या हो गया, वन। तो चार 1। डेंसिटी जो है रो नॉट टाइम्स ई नॉट हो गया, हो गया। अब ये हाँ चार डेंसिटी कांस्टेंट दिख रहा है या वेरिएबल दिख रहा है, जल्दी बता दो। सर कांस्टेंट। कांस्टेंट दिख रहा है, और चार डेंसिटी अगर कांस्टेंट है, कहाँ गया क्वेश्चन, चार डेंसिटी अगर कांस्टेंट है ई नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट एक मैग्नीट्यूड है, चार डेंसिटी कांस्टेंट है, तो टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू, फिर से वापस आ जाओ गॉस लॉ, फाई टोटल पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, इंटीग्रेट करने का जरूरत नहीं है, चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज इनक्लोज तुमको मालूम हो गया ई नॉट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, और डेंसिटी ये है, तो कितने वॉल्यूम में तुमको लिखना पड़ेगा चार्ज, 4 4 बाई by 3 pi r 4 cube. by 3 pi पाई r आर cube। क्यूब एंड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट चला गया, तो फ्लक्स कितना आ गया बोलो, इन नॉट टाइम्स 4/3 टाइम्स पाई आर क्यूब। तो कौन सा आंसर आ गया, ऑप्शन ए। अब बात को समझे। हाँ सर। बन, सर बने नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन गलत सोच रहे हो वो बहुत बुरा बात है। सर एक बार पीछे कीजिए ना। बने नहीं ये दूसरी बात है, बट गलत कर रहे हो, कुछ गलत सोच रहे हो कुछ, इसका मतलब है कि जो पढ़े हो वही सही से नहीं पढ़े। कम से कम जो पढ़ो उसको तो अच्छे तरीके से याद रखो। हाँ सर, अब एक बार वो सामने वाला पेज दीजिए ना। सबको समझ में आया। हाँ सर, अच्छे से आ गया। Yes, sir. बाकी यस सबको आया समझ में। हाँ सर। चलो चलो अब दूसरा पूछो फिर। सर वो वाला क्वेश्चन सर, जेडी, सर वो सर 10th ग्राफिकल वाला। ये रिलेशन जो अभी हमने किया ना गॉस से, ये रिलेशन याद रखना। कोई जरूरी नहीं है तुमको कि हमेशा जे और के में जीरो कर देगा। कुछ ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया ए नॉट टाइम्स एक्स प्लस ए नॉट टाइम्स वाई प्लस ए नॉट टाइम्स जेड, और सब में आई जे के लगा दिया, ए नॉट टाइम्स एक्स टाइम्स आई प्लस ए नॉट टाइम्स वाई टाइम्स जे प्लस ए नॉट टाइम्स जेड टाइम्स के। तो सबका पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्स का एक्स में वन, वाई का वाई में वन, जेड का जेड में वन, तो ए नॉट प्लस ए नॉट प्लस ए नॉट, मैग्नीट्यूड लोगे तो स्क्वायर करके तीनों का रूट ले लोगे, तो ए नॉट स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 टाइम्स ए नॉट, ये वैल्यू हो जाएगा डेंसिटी का। फिर समझे, हाँ सर। अब मिस नहीं करोगे। नहीं सर, नहीं सर। नहीं सबको क्लियर। लेकिन यस सर। मैं तुमको ये बोलूंगा कि चलो ये वाले, ये तो मैंने रिलेशन से वहां तक, इसी से तो आगे बढ़े, अब इसी से तो कुछ सोचा, या चलो फिर मैंने ये बताया नहीं तो चलो नहीं बताया, लेकिन ये सब तो बताया है ना कि अगर क्लोज सरफेस है, जितना लाइंस इन हो रहा है अगर उतना ही आउट हो जाएगा, तो टोटल पास कितना हुआ, जीरो। क्लास में हुआ था, मुझे क्लास का बात याद है, कृतिका बोली थी दोबारा से सर फिर से समझा दीजिए, तो दोबारा फिर से समझाया था मैं। उधर लास्ट वाले क्लास में हुआ था उस दिन क्लास, सुबह सुबह। मुझे वो क्लास का सारा टर्म याद है कि कैसे कैसे क्या हुआ था, कौन क्या पूछा था नहीं पूछा था। तो यहाँ पे जीरो, इसीलिए तो ऑप्शन दिया हुआ है कि कुछ गलत करो। अब ये बताओ, जो पढ़ के जा रहे हो एग्जामिनेशन हॉल में, तो क्या नेगेटिव मार्किंग लेने के लिए, उससे अच्छा रहता ना कि कुछ भी नहीं पढ़ते, तो क्या बोलते, कुछ जानते ही नहीं हम।
तो जीरो भी नहीं बोलेंगे, पहला दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं बोलेंगे। बट हम पढ़ के और जीरो कर रहे हैं तो फिर पढ़ क्या रहे हैं? यही WBJE में पूछता तो एक पॉजिटिव देता, दूसरा नेगेटिव देता और तीसरा भी नेगेटिव देता, तो बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, बस पॉजिटिव वाला आंसर हो जाता, क्योंकि सारा लाइंस क्या है, बाहर निकल रहा है। तो बनाते भी नहीं इतना, बस पॉजिटिव देख के। तो WBJE ये सब या नीट में भी चलो कभी कभी आ जाता है, ऑप्शन से ही छट जाता है, लेकिन उसके लिए भी तो ये जानना था ना कि हमारा फ्लक्स कैसा आ रहा है, पॉजिटिव नेचर का है कि नेगेटिव नेचर का है। सारा जो लाइंस है वो बाहर निकल रहा है, तो फ्लक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव होगा, होगा ना। हाँ सर। चलो अब नेक्स्ट बताओ, 10th वाला सर वो कौन? ग्राफ वाला सर, ये इसके हाँ पहले यस सर, वाला, हाँ लास्ट ये वाला सर। ये वाला हाँ सर। कौन सा है 10th, देख तो जल्दी से। सर वो प्लेट, हाँ सर ये वाला। हाँ सर, ये वाला ये वाला। अरे ये बहुत, बस देखने में ऐसा है, बहुत आसान है ये, सर बहुत। इसका आंसर चलो देखो बता देते हैं इसको। हाँ सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, और ये नहीं कोई बोल सकता है कि हाँ जितने भी क्वेश्चंस डाला हूं मैं सब अच्छे डाला हूं, बट कोई लेंदी नहीं डाले। जैसे अभी जो भी क्वेश्चंस किए हो, जैसे किसमें ज्यादा तुम लोग अब ये वाला क्यों पूछे थे, चलो कंफ्यूजन हो गया था प्लेन का, कोई बात नहीं। दूसरा ये वाला क्यों पूछे थे, ये तो क्लास में हुआ था, ये पूछना नहीं चाहिए था। सर मैंने नहीं पूछा था ये। रौनक ने पूछा था, ये पूछना नहीं चाहिए था ना। यस सर। फिर ये एकदम तो यूनिटरी मेथड है, ये क्यों, बस 10 संतरे का दाम इतना तो 2 संतरे का दाम बताओ फिर। और सब कोई दूसरा पूछे थे, दूसरा से मतलब है क्या, वो यहाँ तो पहले से मतलब है। चार्ज इनक्लोज फाइंड कर लिए तो उसका फ्लक्स भी लिख सकते हो तुम आराम से, बस चार्ज इनक्लोज तो फाइंड करना था। हाँ सर, पहला वो सर चार्ज इंक्लूड वो नहीं और करता, चार्ज इसीलिए वो। इनक्लोज फाइंड करने के लिए कहाँ वेरिएबल डेंसिटी का क्लास में कराएं, यहाँ तो वेरिएबल डेंसिटी ही नहीं है, बस बीच में कैविटी है, डेंसिटी तो कांस्टेंट है। ये नहीं बनता, सीधे बोलते कि हाँ सर इसका जीरो नहीं होगा, प्लस होगा, प्लस का 3 ऑप्शन है, अब कैसे होगा ये नहीं मालूम है, तो मैं खुश हो जाता कि हाँ चलो ट्रैक पे हो सब। लेकिन जीरो आंसर बोलते हो और फिर मैं पूछता हूँ तो उल्टा पुल्टा आंसर्स देते हो, बताओ फिर क्या करूंगा मैं। ये कैविटी वाला बना लिया हो सब, ये जो नहीं बनाया सारा बता देंगे। बड़ी आज ये लास्ट कर लो, उसके बाद मैं भी डिनर करूंगा, तुम लोग भी कर लेंगे। यहाँ देखो, इन्फानाइटली लार्ज लेयर ऑफ चार्ज, बोला लेयर है चार्ज का, इन्फानाइटली है, बहुत नीचे तक गया है। मतलब ये देखो सीधा ऐसे जा रहा है, इधर इन्फानाइट चला गया, ऊपर जा रहा है, ऊपर इन्फानाइट चला गया। मतलब लार्ज जो प्लेट होता है ना, आप प्लेट में भी थिकनेस बढ़ा दो ऐसे, तो चारों तरफ से इंफिनिटी तक चला गया है। बट थिकनेस इंफिनिटी नहीं है, थिकनेस क्या है, टी है। समझे बात को, बोलो कैसा चार्ज है, समझे बात को। ये सर समझा। तो बोला इनफाइनाइटली, जैसे मैं पढ़ता हूँ ना वैसे पढ़ा करो। मैं भी कैसे पढ़ रहा हूँ, इतना पढ़ने के बाद उतना माइंड में आया तो मैंने तुमको बोल दिया। आप हाँ सर, ध्यान से ही पढ़ते हैं। एन इनफाइनाइटली लार्ज लेयर ऑफ चार्ज ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस टी प्लेस इन एग्जिस्टिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोला क्या कि पहले से ही यूनिफॉर्म था, मतलब पहले से ऐसा ऐसा फील्ड है, यूनिफॉर्म है, ऐसा ऐसा बोला। दिख रहा है ना सबको, या मेरे से ढक गया है? वैसे दिख रहा है। हाँ, बोला पहले से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शंस वाला, लेकिन है यूनिफॉर्म, ऐसा ही बोला। सब जगह यूनिफॉर्म है, ई नॉट है, ई नॉट है, यहाँ पे भी ई नॉट है, ई नॉट है, मान लो कुछ वैल्यू है ई नॉट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बोला गया कि उसी में इस चार्ज प्लेट को ना रख दिया, हैविंग थिकनेस टी, presence of this charge layer so alter the electric field that it remains uniform on both side। अब बोला क्या कि अब इधर भी यूनिफॉर्म ही है, लेकिन अब अलग अलग है।
यूनिफॉर्म ही है बट अलग अलग है। जैसे देखो इधर में 60 डिग्री बना रहा है और इधर में, अगर ऐसा रहता तो ये अगर 60 डिग्री बना रहा है तो इसको कितना बनाना होता, जल्दी से बोलो बोलो। ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा ना, यस सर, वर्टिकली अपोजिट है। तो ये भी 60 डिग्री होता बट 30 डिग्री है। बट इधर का बोला क्या, इधर का फील्ड जो है ना ऐसा ऐसा है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है और बाहर की तरफ है, डायरेक्शन भी देखो दे दिया है, बाहर की तरफ है, हॉरिजॉन्टल से 60 है। और इसके इधर में फील्ड कैसा है, इसके इधर में फील्ड है इसी डायरेक्शन का है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। यही बोला हुआ है ना क्वेश्चन में, बोलो। हाँ सर। सबको क्लियर पहले क्वेश्चन। हाँ सर। अब ये बताओ कि अगर जो लार्ज है, ये जो लार्ज है, अगर मान लो कि प्लस, ऐसा प्लस, तो अगर ये प्लस लेते हो तो इसके रीजन से, मैं अब दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ, इसके रीजन से अगर ये सब प्लस प्लस है तो इसके रीजन से फील्ड क्या होगा, हॉरिजॉन्टली अवे होगा, एग्जैक्टली ई नॉट, बोलो। यस सर। और इसके इधर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा ई नॉट। अगर इधर ई नॉट नाम दे रहे हो तो इधर भी क्या ई नॉट ही नाम देना चाहिए ना। यहां तक क्लियर जो बोल रहा हूं मैं, रौनक? अरे बोल दो बाबू, हाँ सर। कि मैं सर पटक पटक के यस सर। मर जाऊंगा तब बोलोगे यस सर। अब सर दूसरा जन्म लेंगे क्या? अगर इधर में ई नॉट रखे हैं तो इधर भी क्या रखेंगे, ई नॉट ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये लार्ज है, प्लेट है, प्लेट के कारण फील्ड जानते हो कि ये रहा तुम्हारा प्लेटवा, प्लेटवा जानते हो ना, यस इस सर। प्लेटवा बताया था मैं, यस ये सर। रहा प्लेटवा, इधर में फील्डवा इधर था, गौसला से भी बनाया था, और इधर में फील्डवा इधर था, तो दोनों तरफ फील्डवा ई नॉट था। क्लियर? यस सर। तो क्या, अब इधर जरा देखो, ई नॉट का ई2 का एक कंपोनेंट इधर में आएगा और एक कंपोनेंट इधर में आएगा। ई टू का एक कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ई2 कॉस 60, और इधर क्या आ जाएगा, ई2 साइन 60 आएगा, बोलो। हाँ सर। अब ये यस सर। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, तो इसका भी इधर में आ जाएगा E1 cos 30, और इधर में आ जाएगा क्या, बोलो, E1 sin 30 होगा। यस सर। सर हाँ बोलो, नहीं, ठीक है, समझ। समझ गए ना। हाँ हाँ। अब इसने ना E2 का मैग्नीट्यूड दे रखा है, E2 का मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना, 20, तो बोल रहा है द कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इन एक्स डायरेक्शन पूछ रहा है। अब ये बताओ कि इसका ये वाला जो चार्ज हमने लिया है, इसका कभी भी फील्ड वाई डायरेक्शन में आएगा, नहीं सर। नहीं आएगा। तो ये वाला जो वैल्यू है और ये वाला जो वैल्यू है वो किसका है, वो तो वाई का। एक्सटर्नल का है वो। हाँ हाँ। तो ये खुद जब वर्टिकल में कोई जनरेट नहीं कर सकता है, ये वाला चार्ज वर्टिकल में जनरेट नहीं कर सकता है, तो क्या वर्टिकल कंपोनेंट को चेंज करेगा, नहीं करेगा। हाँ सर। तो यहां से बोल सकते हो दिस इंप्लाइज E1 sin 30 का वैल्यू E2 sin 60 होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ। तो जो एक्सटर्नल फील्ड है तुम्हारा, अगर एक्सटर्नल फील्ड का हम बात करें कि जो पहले से एक्सटर्नल फील्ड था उसका वाई कंपोनेंट तो मिल गया, ई वाई मिल गया, और ई वाई का वैल्यू क्या है, यही है तुम्हारा ई वाई, समझ रहे हो। यस सर। तो E2 का वैल्यू दे रखा है, E2 का वैल्यू कितना दिखा है, 20, और साइन 60 कितना होता है, जल्दी से बता दो, √3/2 होता है ना।
हाँ सर। हो गया 10√3, मतलब एक्सटर्नल का EY कंपोनेंट कितना हो गया 10√3 हो गया। बोलो, हाँ सर। हो गया ना EY हाँ सर। ना 10√3। बोलो, हाँ यस सर। सर। अब हॉरिजॉन्टल में तुम या तो एक्सटर्नल का इधर हो सकता है EX, या तो इधर हो सकता है, यही दो पॉसिबिलिटी है ना। हाँ तो अब ये सोच के बताओ कि क्या हो सकता है गिवन डाटा से, ये हो सकता है या ये हो सकता है सर, वो वाला हो सकता है पॉजिटिव रिएक्शन, पॉजिटिव वाला। क्यों हो सकता है जल्दी से बता दो। क्योंकि दोनों उसी डायरेक्शन में है। मतलब जो एक्स वाले हैं ना, E1 cos 30 और E2 cos 60, हाँ, वो दोनों का सम हो जाएगा ना सर। अब यहां से E1 का वैल्यू फाइंड कर लो पहले। E1 का वैल्यू क्या दिखाई दिया, सर 20√3। E1 मल्टीप्लाई 1/2 दैट विल बी इक्वल टू 10√3 होगा। हाँ हाँ। तो E1 E1 का वैल्यू 20। 20√3 हो गया। E1 का वैल्यू क्या हो गया 20√3। मतलब क्या कि यहां से इधर में जो फील्ड है टोटल, उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है E2 cos 60, और E2 cos 60 का वैल्यू कितना है, E2 का मालूम है ना 20, और cos 60 हाँ सर। कितना होता है हाफ। वो इधर में टोटल जो 10। फील्ड है वो 10 है ना। हाँ सर। और यहां से इधर में जो टोटल फील्ड है वो कितना है, यहाँ देखो E1 का E1 cos। cos 30, और E1 हमको मालूम है 20√3, और cos 30 कितना होता है √3/2। √3/2। रूट सर थ्री बाई टू 60। √3/2 तो 30 हो गया ना, 30, हाँ 30। 30 हो गया। सॉरी। तो देख रहे हो, यहां से जब इधर आए तो फील्ड को क्या किया घटा दिया, लेकिन यहां से इधर आए तो फील्ड को क्या किया बढ़ा दिया। तो इसका मतलब ये इधर नहीं ना हो सकता है, वो किधर हो सकता है, ये हो सकता है। सर एक और बार बोलिए ना ये वाला। इस पोजीशन से इधर आए तो टोटल फील्ड क्या है 10, इस पोजीशन से लेफ्ट साइड में आए तो टोटल फील्ड क्या है 30 है अच्छा। है ना। यस सर। हाँ 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 सर हाँ। और इसका 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 किधर फील्ड है, इसका तो इधर फील्ड है और इसका इधर फील्ड है। तो अगर एक्सटर्नल फील्ड का अगर हम एक्स कंपोनेंट इधर ले ले तभी ना ये घट आएगा। देख रहे हो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है तो घट गया, और एक्सटर्नल का एक्स कंपोनेंट इधर ले ले तो दोनों को क्या कर देगा बढ़ा देगा। समझ गए, बोलो, यस सर। समझ गए। तो इसका मतलब इसका तो फील्ड कांस्टेंट है, तो ई नॉट यहां से लिख सकते हो कि मैं इधर लिख दूं, यहां दिख रहा है ना ई नॉट, हाँ सर दिख रहा ई नॉट माइनस एक एक्सटर्नल का कंपोनेंट ई एक्स, ई नॉट हो गया तुम्हारा। है सर। हाँ ऊपर में भी तो लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ दिख रहा है ना, बोलो। हाँ सर दिख रहा है। ये ई नॉट जो पहले इसका है, इसमें से अगर एक्सटर्नल का एक्स कंपोनेंट घटा दोगे तो उसका वैल्यू कितना है 10, यही हुआ। और ये ई नॉट में अगर एक्सटर्नल का वैल्यू इधर ही है और एक्सटर्नल का वैल्यू क्या है ये एक्स है, तो उसको तो बढ़ा देना पड़ेगा, तो बढ़ा दिया तो उसका वैल्यू कितना आ गया 30, आ गया 30। बोलो बोलो। हाँ सर। यस अब सर। यस सर। पूछा क्या है, कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, मतलब ई एक्स का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, ई एक्स का। तो या तो दोनों को ऐड कर लो, तो 2 टाइम्स ई नॉट मिल गया, 2 टाइम्स ई नॉट इज इक्वल टू 40, तो ई नॉट का वैल्यू कितना हो गया 20, और ई नॉट का वैल्यू 20 आ गया, तो बस इसमें पुट कर दो ना, किसी एक्स से पुट कर दो, तो ई एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ई एक्स का वैल्यू 30 माइनस 20 कितना हो गया 10 हो गया। या यहाँ से भी पुट कर लो, ई नॉट का वैल्यू 20 उधर ले आओ, 20 माइनस 10 कितना वैल्यू हो गया 10। तो देन कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इन एक्स डायरेक्शन कितना आ गया 10 आ गया। इसका आंसर क्या हो गया 10। समझे इसको, हाँ सर। यस नहीं यस सर। यस
नहीं समझे तो फिर से देखो, मैं कर देता हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। अब ये बस समझ लोगे कि लार्ज है ये, ठीक ना, एक ऐसा है लार्ज। अब अगर मैं सिर्फ ऐसा ऐसा यहाँ पे चार्ज दे दूं, बस ऐसा ऐसा चार्ज दे दूं, तो बस इस चार्ज के रीजन से जो फील्ड आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि इधर में क्या फील्ड आएगा तो क्या बोलोगे, इसी डायरेक्शंस में आएगा, बोलो। यस सर। इसको ना रेड से ही कर लो, जो इसका है वो रेड से है। इसी डायरेक्शंस में आएगा, और इधर में अगर चलोगे तो इस डायरेक्शंस में आएगा, आएगा। यस सर। चार्ज है ना, तो इधर भी मान लो कि हमने इसका ई नॉट नाम दे दिया और इधर भी हमने नाम ई नॉट दे दिया। अब बोला क्या, अब बोला क्या कि जो टोटल फील्ड है ना इस पोर्शंस में, जो हॉरिजॉन्टल से है वो टोटल फील्ड इस पोर्शंस में है हॉरिजॉन्टल से E2, इसका नाम दे दिया कि E2 है, और E2 का वैल्यू भी बोल दिया। E2 का वैल्यू कितना बोला था, 20, बट ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री, और ये E2 क्या है, टोटल है, ये टोटल है। और यहाँ पे बोला क्या कि यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे है थोड़ा कम एंगल, 30 डिग्री एंगल है, और इसका नाम बोल दिया कि ये E1 है, यही बोल दिया, ऐसा ही बोला ना। यस सर। E1 भी क्या है, टोटल है, यही बोला, बोलो। हाँ सर। तो अब ये बताओ कि ज्यादा जो भी है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड किधर हो गया है, सेकेंड पोर्शन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फर्स्ट पोर्शन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जल्दी बता दो। कॉस कंपोनेंट ही देगा ना हॉरिजॉन्टल में, सेकंड वाला। सेकंड वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यही सब गलती कर रहे हो इसका। अब टोटल का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ब्रेक सेकंड कर, मतलब E2 वाला सर। E2 साइन 60, ये टोटल लिख रहे हैं हम लोग, और E2 कॉस 60। अब यहाँ पे भी E1 कॉस 30, और यहाँ पे भी E1 साइन 30, यही हुआ। तो आप सबसे पहले बताओ, इसका तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल है ना, तो वर्टिकल वाला को तो ये चेंज करेगा नहीं, तो वर्टिकल वाला अगर सेम है तो E1 साइन 30 का वैल्यू जो होना चाहिए वो E2 कॉस 60 के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए। E2 का वैल्यू दिया हुआ है 20 और कॉस 60 होता है 1/2, तो ये वैल्यू कितना आ गया 10, तो यानी कि E1 का वैल्यू हो गया, 20। ये साइन थोड़ी होगा, ये कॉस आएगा ना, अच्छा हाँ साइन आएगा, और इसका भी तो साइन आता, यहाँ गलती लिख दिया ना, साइन 60 कितना हाँ, रूट तब 3, √3/2। तो 10√3। E1 का वैल्यू कितना आ गया 20, 20 √3। ये E1 है। अब अगर देखोगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में कितना फील्ड है टोटल, जो ये ब्लू से लिख रहे हैं ना वो टोटल है, तो 20√3 कॉस 30, और कॉस 30 का कितना होता है √3/2, तो √3/2 तो ये हो गया 30 हॉरिजॉन्टल में, और इसका हॉरिजॉन्टल में E2 तो दे ही रखा था, E2 था 20 और कॉस 60 हो गया हाफ, तो इसका आ गया 10। तो कौन सा फील्ड स्ट्रॉन्ग है, ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। इसका मतलब है कि इसको क्या कर रहा होगा, प्रमोट कर रहा होगा, और इसको क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा। यानी कि ये मिल गया कि एक्सटर्नल का हॉरिजॉन्टल में जो फील्ड होना चाहिए, वो एक्सटर्नल का हॉरिजॉन्टल में जो फील्ड होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, यही होना चाहिए फील्ड का डायरेक्शन। और वर्टिकल में तो मिल ही गया है तुम्हारा। इसमें और भी अच्छा क्वेश्चन बना सकता था कि वर्टिकल में क्या है और हॉरिजॉन्टल में क्या है।
तभी तो अपोज कर रहा है। और मान लो कि हॉरिजॉन्टल में जो फील्ड है ना वो ये है EX, तो यहाँ बड़ा किसका होगा? बड़ा तो इनफाइनाइट है, इसी का ना होगा बड़ा, यही बड़ा है। तो यहाँ क्या लिख दोगे? सबसे बड़ा ये है, तो E0 माइनस EX का ही वैल्यू कितना है हमारा? ये है 10। और E0 को ये क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। तो E0 प्लस EX का वैल्यू क्या है? यही बोला 30 है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड E0 का वैल्यू 2 टाइम्स E0 का वैल्यू 40, तो E0 का वैल्यू 20। तो E0 मिल गया। कि ये भी पूछ सकता था कि जो लार्ज प्लेट है उसका फील्ड कितना है, तो 20 है। अब बोला क्या कि नहीं, हमको एक्स कंपोनेंट चाहिए एक्सटर्नल का, तो एक्सटर्नल का एक्स कंपोनेंट वापस से इसमें पुट कर दो। तो 20 माइनस EX इज इक्वल टू 10, दिस इम्प्लाइज EX इज इक्वल टू 20 माइनस 10 कितना हो गया? 10। तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा 10। समझे? फिर से दोबारा मैंने कर दिया। ये सर समझ गया एकदम। ये सब क्या क्वेश्चंस है? बस चार्ज अगर प्लेट जानते हो तो उसके रीजन से क्या फील्ड होता है, डायरेक्शंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है नहीं होता है, बस इस चीज को समझते हो तो थोड़ा सा माइंड लगाओगे बस बन जाएगा। क्या ये लेंदी क्वेश्चंस था? बोलो। नहीं, नहीं था। 2 मिनट 3 मिनट में बनने वाला था कि नहीं था? था। 2 मिनट 3 मिनट में बनने वाला था ये क्वेश्चंस। और बताओ, अब आगे करते हैं फिर अगले दिन, या और जो बचा हुआ है हाँ अगले दिन सर। कर लेंगे हम लोग। ठीक। इसी में मैं एक ही में रख लिया हूँ। देखो पिछले क्लास में ना, पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, ये सब किए थे ना पिछले क्लास में। ये सर, हाँ सर, ये वाला हो गया, ये वाला क्लास में कर दिया था मैं। ये सर कर दिए सर। तो चलो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। बस जब डांटू तो उसको सुना करो और उसको दूर किया करो। चलो, और किसी का कुछ है या और तो कुछ हो भी सकता है, बट आज मैं यहीं सर पे। होगा तो सर नेक्स्ट दिन, कल तो हाँ, आएंगे नेक्स्ट फिर। नेक्स्ट डे कर लेंगे हम लोग। हाँ सर। आज के डिस्कशन से कुछ सीखे? हाँ सर, बहुत कुछ। हाँ सर। सीखे सब कोई तो? यस हाँ सर। सर। मौरानिक मुखर्जी तुम सीखे? रौनक? हाँ सर। सुदीप? यस सर। यस सर। चलो बस सीखो, सीखोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। आज जो भी प्रॉब्लम हम लोग उठाए ना, सब अच्छे अच्छे प्रॉब्लम थे, सीखने वाले ही थे। बना बना नहीं, कोई इशू नहीं है, बट गलत गलत कुछ नहीं किया करो। गलत करोगे इसका मतलब है कि कॉन्सेप्ट्स तुम जो है वो मिस कर रहे हो, तो वो बुरा है। वो फिर मैं नहीं सिखा सकता हूँ। कुछ भी नहीं बना और गलत करने से तुम अपने आप को रोक लिए तो फिर सही हो, तुम सीख जाओगे, तुम्हारा हो जाएगा सब नहीं अच्छा। सर, नहीं सर, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में हम गलत सोच रहे हैं तो सर आप समझा दीजिए कि ये ऐसा नहीं होगा, ये अरे गलत सोच गलत रहे हो। सोच रहे हो सर तो तो गलत, बताते ही हैं। गलत अगर सोच रहे हो तो मैं तो बताता ही हूँ, लेकिन कुछ ऐसा गलत सोच हाँ रहे हो हाँ। जो सोचना ही नहीं चाहिए, तो उस समय मैं क्या करूँ बोलो? कुछ ऐसा सोच रहे हो जो 16-18 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, कभी कोई ऐसा सोचता ही नहीं है, तुम उल्टा पलटा अगर सोच रहे हो। जैसे कोई पूछा कि खाना खा के क्या आए हो, तो तुम सोचने लग जा रहे हो कि कल तो हम नहाए थे, परसों नहीं नहाए थे, तो ये तो गड़बड़ है ना। सोचना तो सही है, लेकिन पता नहीं क्या सोचने लग जा रहे हो। उससे रिलेटेड ना सोचोगे। नहीं, मैं सारे का डिस्कशंस करूंगा, जो तुमको पूछना है पूछो। तो सारे नहीं का सर, एक बार दीजिए आंसर शीट एक बार प्रोवाइड कर बावजूद दीजिए। एक बार क्रॉस चेक करने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं पोस्ट कर दूंगा सारे का। हाँ। थैंक यू सर। चलो फिर। थैंक गुड। यू सर। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।